वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक सर्वे के हवाले से अपडेट किया था और ये सर्वे आपने ये हमारे मुल्क में या इस खत्ते में नहीं हुआ, ये ख़ुद इज़राइल के अंदर ये सर्वे हुआ है। और इज़राइल में हुए एक सर्वे के मुताबिक 92% इज़राइलियंस का ख्याल है कि ईरान जंग अमेरिका से मुआहदे के बाद फातह बनकर उभरा है। इस सब पे करने साहब से जानते हैं। करने साहब, 93.1 अफराद का मानना है कि तनाज़े में ईरान ने कामयाबी हासिल की, यानी कि राउंड फिगर में हमने इसको 92% पे ले जाते हैं। 92% मतलब आप देखें कि जस्ट 8% है, उनमें भी कुछ मिली जुली जो है कुछ की राय है और कुछ का मतलब सारे कोई किसी ने इज़राइल को उसमें फातह करार नहीं दिया। इस सब के बाद जो अभी आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आइंदा आप देख नहीं रहे हैं कि इज़राइल का जो अगला प्राइम मिनिस्टर होगा वो नेतन्याहू होगा, और वो भी अभी क्योंकि जंगी हालात का वो जिसे कह रहे हैं कि कवर लेते हुए अभी उस पर बहुत सारे मुकदमे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह चुके हैं कि जेल में होना था इसने। आने वाले दिनों में आपके ख्याल में क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अगर होते हैं यहाँ पे और वो अफोर्ड कर सकते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ही हो? क्योंकि बहरहाल चलें गुड कॉप बैड कॉप उधर भी सही, लेकिन इस मुआहदे को सबोटाज वो कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूं, नेतन्याहू ने जितना नुकसान अमेरिका का किया है उतना नुकसान आज तक किसी और ने नहीं किया। दुनिया जान में यूएसए जो है उसकी पोजीशन ख़राब हुई है, उसका स्टेटस ख़त्म हुआ है, वो एक सुपर पावर से बिल्कुल डिफीटेड पावर होकर निकला इधर से। ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। कोई दुनिया में सोच नहीं सकता था कि अमेरिका जो चाहता है वो दूसरा मुल्क करेगा नहीं। उसकी टोटल कंप्लायंस थी हर एक की, बगैर जंग के इशारा आता था तो रजीम चेंज हो जाते थे। पता है उनको, अमेरिका CIA को भी पता है, दुनिया सारी को पता है। और ये स्टेटस का गिरना, मैं एक चीज़ अर्ज करूँ, मैंने दरमियान में जंग के लॉन्च किया था P5 पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो मैंने ग्लोबली लॉन्च किया। मुझे इतना रिस्पांस आया 95% दुनिया से, इंक्लूडिंग इजराइल, इंक्लूडिंग USA, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, मुसलमान ममालिक को तो छोड़ दें, हर बंदे ने दुनिया में कहा है कि अमन होना चाहिए और इसराइल और अमेरिका को बम मारने ख़त्म करने चाहिए। ये बहुत बड़ा सबक है, ये दोनों लोगों के दिल में उतर गया है कि हमें जंगें नहीं चाहिए दुनिया में। अगर अमेरिकन को भी जंगें नहीं चाहिए, इजराइलीज़ को भी जंगें नहीं चाहिए, इंडियन को भी अगर जंगें नहीं चाहिए तो किसी को भी नहीं चाहिए। और बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा है कि ये जंगें तो है, ये तो रूलर्स अपनी इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं, ताकि कोई जिधर किसी की कोई इंटरेस्ट होती है वो नेशनल इंटरेस्ट का बहाना करके तो अपनी इंटरेस्ट सीधी कर रहा होता है। जिसकी वाज़ेह मिसाल थी कि USA से सुबह धमकी आती है, शाम को स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, और कौन से लोग फ़ायदा लेते हैं सबको पता है। लोगों ने $1 बिलियन खड़े कर लिए हैं। एक जिन्होंने इलेक्शन सपोर्ट किया था उनकी कंपनी $1 ट्रिलियन में चली गई है। अच्छा, इन्हीं दिनों में, इस जंग के 90 दिनों में। तो वो तो आप इसका जब सर्वे हमने किया है तो एक एक दिन बोलता है कि किस किस ने छिक्का मारा है। हत्ता के जो 200-250 शिप खड़े थे लोडेड क्रूड ऑयल के साथ, उनके ऊपर भी उनको भी कौड़ियों के बाद लोगों ने खरीद के तो खुद पूरी कीमत पे भी बेचा जब आगे शॉर्टेज थी। सिर्फ झंडा लगा के तो क्लियर करके ले गए। बहुत कुछ हुआ है, हर लेवल के ऊपर कारोबार हुआ है। तो अगर जंगें सिर्फ एलीट क्लास को ट्रिलियन बनाने के लिए ही करनी है, खरबपति बनाने के लिए करनी है, तो खुदा का नाम है इन गरीब आवाम का तो कोई कसूर नहीं। इनको तो माफ़ करें, इनके बच्चे क्यों शहीद कर रहे हैं? इन स्कूलों के ऊपर, इन अस्पतालों के ऊपर, इन घरों के ऊपर बम मारते हुए शर्म नहीं आती? वो जो कोई भी उसको प्लान करके भेजता है कि इसको पॉपुलेशन के ऊपर मार दो, उसको उसने जवाब देना है खुदा को। कुदरत ने उसको माफ़ नहीं करना। कुदरत ने कभी किसी जालिम को माफ़ नहीं किया। जुल्म की हद होती है और वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आगे क्या होगा, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आगे अमेरिका के लिए भी बेहतर है कि वो ईरान से अच्छे ताल्लुकात पैदा करे, जैसे उसने शाह के वक़्त में किए हुए थे। उसको ये उसके रिकॉर्ड में, उसकी इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड दुनिया में आ गया है कि ईरान से बेहतर फाइटिंग फोर्स कम है दुनिया में। चंद एक हम होंगे, टर्की होंगे, शायद जर्मन। तो ये जो इस शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, इस शॉर्ट लिस्टिंग का फ़ायदा अमेरिकन को तब हो सकता है ईरान की ट्रेड खोलें, उनको एक्नॉलेज करें, उनकी डेवलपमेंट करें,
آپ جتنا کچھ انویسٹ کر رہے ہیں اسرائیل میں اتنا کچھ ذرا بھی ایران میں بھی انویسٹ کریں, پاکستان میں بھی کریں. آپ پاکستان کے بھی دیندار ہیں. آپ نے ہمیں افغان وار میں ابھی تک 200 بلین سے زیادہ آپ کی طرف ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں, F-16 کے پڑے ہیں. آپ نے وہ ہم سے کام کروائے ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور جاتے ہوئے کابل میں جو آپ اسلحہ چھوڑ گئے تھے ایئر فیلڈ پہ, وہ سارے کا سارے دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. آپ کو یہ فیکٹ فگر نہیں پہنچ رہے. کون دے رہا ہے ڈالر ان کو؟ انڈین دے رہا ہے, اسرائیل دے رہا ہے, اور CIA دے. تو کیوں دے رہے ہیں آپ ہم سے؟ ہم نے آپ کو وہ کام کر کے دیا جو دنیا نہیں کر سکتی تھی. ہم نے آپ کو ادھر سے آپ کی عزت بچا کے خیر خیریت سے پہنچا دی ہے. نہیں تو سرنڈر ڈاکومنٹ لکھنا پڑنا تھا جانے سے پہلے. تو وہ جو ہم نے آپ کی مدد کی ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. یہ ہمارے دیکھیے ہماری لیڈرشپ تو یہ بات نہیں کرے گی, مناسب نہیں ہے ان کے لیے کرنا, مگر ہمیں تو جو عوام رگڑا کھا گئے ہیں ہم پچھلے 46 سال سے ساتھ, ہمیں تو یہ ابھی تک یہی ہماری کولیپس اکانومی, ہماری جو پاپولیشن ہے, یہ میں عرض کروں آج میں سروے پڑھ رہا تھا 33% 8 سال کے بچے سٹنٹڈ ہے ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, ایجوکیشن. وہ اگر ہماری قوم اس طریقے کی ان کے اس لیے کہ خوراک نہیں مل رہی, پورا کھانا نہیں مل رہا, ان کو جو ڈائٹ چاہیے وہ ڈائٹ افورڈ ہی نہیں کرتے پیرنٹس. خدا کا خوف کریں, جس فیکٹس اور فکر دیکھیں اور جس چیز سے ہم گزر رہے ہیں اس کا احساس کریں. دوسری بات, یہ ملک ہے, یہ آپ نے یہ پاکستان بنایا ہوا ہے ویلفیئر اسٹیٹ فار ایلیٹ کلاس اونلی. یہ صرف امیروں کے لیے, بجٹ میں بھی نظر آ گیا تھا, ایلیٹ کلاس ہے. ہر دفعہ بجٹ غریب تو یہاں پہ مفت میں رہتا ہے نا, خام خواہ ہے سر, ہم لوگ خام خواہ ہیں یہاں پہ. یہ ایکچوئل ایلیٹ ہے یہاں پہ. برگیڈیئر صاحب کی طرف آتے ہیں. برگیڈیئر صاحب سر, ابھی تک اگر ہم اس معاہدے کے حوالے سے بات کریں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو اب تک میں اس کو سمجھ سکی ہوں, اس میں سارا کچھ فی الوقت تک عبوری ہے. مطلب اب نئے ہارمونز کھلنی ہے عبوری طور پہ, سینکشنز ریلیز ہونی ہے عبوری طور پہ, بلاکیج کھلنا ہے وہ بھی عبوری طور پہ. سو یہ ساری چیزیں کنڈیشنل ہیں. تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات جیسے اب کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل لیول کے ہوں گے, تکنیکی سطح کے جو مذاکرات ہیں, میرے خیال میں یہ سبسٹینٹیو مذاکرات ہیں جس میں بہت سی بنیادی چیزیں جو بظاہر بڑی معمولی سی نظر آتی ہیں, یا جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کا شاید کوئی اتنا ویٹ نہیں ہوگا, وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ڈیسائیڈ ہونی ہیں. یور ٹرن سر. دیکھیے میرے خیال میں تو ابھی جو شروعات ہوئی ہیں وہ ایک مثبت سمت کی طرف جا رہی ہیں, اور میرے خیال میں یہ معاہدہ جو ہے یہ مکمل ہوگا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے, ایران کے, مشرق وسطیٰ میں اور وسطی ایشیا میں بہت زیادہ خوشحالی آئے گی. باقی جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں وہ ہمیں خود حل کرنے ہیں. ان کے لیے پاکستان کو خود کام کرنا ہے. جو اگر 40% یا 45% یا 30% اگر بچے سٹنٹڈ ہیں تو یہ تو پاکستان نے خود کام کرنا تھا. ان کو خوراک جو مہیا کرنی ہے وہ پاکستان نے اپنی اقتصادیات کو, اور سٹنٹڈ برتھس نہیں ہونی چاہیے. اس میں اور بھی بڑے فیکٹرز ہیں. اس میں ایک فرسٹ کزن میرج کا بھی ہے, اس کے لیے بھی گورنمنٹ پالیسی ہونی چاہیے. پاپولیشن ہم کنٹرول نہیں کر سکے, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو جتنی آپ معاشی طور پر ترقی کرتے ہیں اور وسائل مہیا کیے جاتے ہیں, اس سے جیومیٹرک ڈپریشن ہے پاپولیشن انکریز کی. جبکہ وسائل جو آپ دیتے ہیں وہ ارتھمیٹک پروگریشن ہے. تو ہماری آبادی جو اس خطے کو, جس کو اب ہم پاکستان کہتے ہیں, جو پرانا مغربی پاکستان تھا, اس کی آبادی 1947 میں 2,87,00,000 آدمی تھے. اچھا, آدمی اور عورتیں 2,87,00,000 افراد جو تھے, یہ ہماری آبادی تھی 15 اگست 1947 کو. اور آج ماشاءاللہ ہم 10 کروڑ سے آگے نکل گئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے, ماہرین نے آج تک کوئی بات غلط نہیں کی آبادی کے لحاظ سے. تو اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 1950 تک آپ 50 کروڑ ہو جائیں گے اگر آپ کے کرتوت یہی رہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاقے میں اگر معاشی ترقی کی اور اقتصادی ترقی کی اور اقتصادی بہتری کی راہیں کھلتی ہیں ایران کے ساتھ تجارت میں, ایران کے ساتھ کے اوپر سے سینکشن ہٹنے کے ساتھ, اس علاقے کے اندر ہماری رسائی وسطی ایشیا تک بڑھتی ہے, اور وسطی ایشیا کے ذریعے یورپ
मशरकी यूरोप और मगरबी यूरोप तक चली जाती है और समुद्रों के रास्ते खुलते हैं, तो इनसे हमें फायदा होगा, पूरे खिते को फायदा होगा। और पाकिस्तान की अहमियत जो बन गई है ये इससे ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियाई ताकत है और उसने अपनी न्यूक्लियाई हैसियत और अपनी जिम्मेदाराना जो हमारी क़यादत का रवैया है वो पूरी दुनिया से उसकी हमने तारीफ करवा ली है। तो जो हमारे पुराने दुश्मन हैं उनके लिए बड़ी मायूसी का आलम है और वो साजिशें जरूर करेंगे, लेकिन वो देख चुके हैं कि सर वो तो जो साजिशें करेंगे ब्रिगेडियर साहब, वो तो जो साजिशें करेंगे, इस वक्त एक सबसे बड़ा स्पॉइलर साजिश जो करने वाला फिलहाल तो इजराइल बैठा हुआ है, जो कि इस मुआहदे को लग नहीं रहा कि हतमी तौर पहुंचने देगा, लास्ट पॉइंट तक पहुंचने देगा, इसको कामयाब होने देगा। इजराइल एक ऐसा जानवर है जिसकी जंजीर उसके मालिक अमेरिका के हाथ में है। इजराइल को हर साल 9 से 10 बिलियन डॉलर अमेरिका बल्कि जरूरत पड़े तो इससे ज्यादा भी देता है। तो मुआहदा जब हो जाएगा, जब अमन कायम हो जाएगा और इजराइल की स्पॉइलिंग का जिम्मेदार तो अमेरिका के एक इशारे पर उसको बंद करना पड़ेगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि इजराइल इसको सबोटाज करेगा इस अमन को। अगर इजराइल पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसको पता है कि क्या जवाब उसको मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अमेरिका कंट्रोल कर लेगा। यानी कि आपका पॉइंट ये है कि भारत के रिटायर्ड आर्मी चीफ बातें कर रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं, अपनी हुकूमत को बता रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग तुम नहीं जीत सकते। तो इजराइल किस बात की मूली है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया। करना साहब लास्ट क्वेश्चन है सर, क्योंकि वक्त की किल्लत है। पिछली मरतबा जब मुज़ाकरात हुए थे तो कोई रोड मैप सामने नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो दैट नहीं थी जब इस्लामाबाद में ये टॉक्स हुई थी, इस्लामाबाद टॉक्स की बात कर रही हूँ। लेकिन अब तो बाकायदा एक रोड मैप मौजूद है, अब तो बाकायदा एक फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग मौजूद है जो कि एक कंप्लीट रोड मैप है। क्या इसको समझा जाए कि इसके बाद जो आगे का रास्ता है वो आसान होगा, अच्छे से उसको तय कर लिया जाएगा? मैं अर्ज करूँ, आगे का रास्ता आसान तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल रास्ता है जी, कि आगे हर चीज़ के ऊपर फड्डे पड़ेंगे, हर चीज़ पे ये रोज़ाना इख्तलाफ तलख होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सब्सटेंशियल हैं। लेबनान के मसले को इसमें कितना क्रिटिकल देख रहे हैं? न्यूक्लियर का मसला है और बहुत कुछ मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने जो फंड देने हैं वो कितने, अमेरिका ने कितने देने हैं और उसने मिडिल ईस्ट से किस किस से दिलवाने हैं और वो कब पहुंचने हैं और कब उनका रीबिल्डिंग शुरू होनी है, रिकंस्ट्रक्ट। ये तो कह दिया कि आप तेल बेच सकते हैं, तेल के कुएं तेल निकालेंगे सेफली, वो सारा सिस्टम फंक्शन करेगा तो तेल जाए, वो ऐसे तो नहीं चले जाएगा, वो तो सारा तबाह किया हुआ है। वो सारे कुएं तो ठीक करने वाले हैं और उनके पास पैसे भी नहीं है ठीक करने के लिए, वो तो सिर्फ क्रूड ऑयल दे के तो उनको ठीक कराना चाह रहे हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं कि आपने तेल के कुएं जो है पैसे खर्च करके वो ठीक कर लें। बेशक उनकी इंजीनियरिंग और मैन पावर अपनी बहुत कॉम्पिटेंट है, उनको बाहर की इतनी टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उनको तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो पार्टियां चाहिए जो जाके चालू करें और फिर तेल से पैसे लेके अपना खर्चा पूरा करें। बड़ा मुश्किल फेल है। ईरान के लिए कोई आसान दिन नहीं है, हमारे लिए भी आसान नहीं है। हमारी तो इकॉनमी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी हर चीज़ इतनी शैटर्ड है कि बताया नहीं जा सकता। और जो हमें ये फैक्ट था कि ऐसा बजट या ऐसी चीज़ आएगी कि एलीट क्लास कंट्रोल होगी और एलीट हमारे मुल्क में कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी मिल के हमें हमारे काम ख्याल है, क्योंकि हमारी हर चीज़ एलीट से शुरू होती है, एलीट पे ख़त्म होती है। हम तो इवन जो रिलैक्सेशन देते हैं वो भी एलीट को ही देते हैं, एलीट के मुफाद में होता है, वरना रिलैक्सेशन का मतलब वो होता है नाज़िन कि जो आम आदमी तक पहुँचे। जो अगर आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप कुछ कंसेशंस दे रहे हैं, कुछ अपने आवाम को थोड़ा सा स्पोर्टिव अंदाज में उनको लेके चल रहे हैं, तो वो आम आदमी तक पहुँचना चाहिए, ना कि एलीट की पॉकेट्स में जाए। तो हमारा मुल्क की तो खैर सूरत हाल ये, उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इसमें कुछ बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड साहब कुरैशी साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।